भारत में विज्ञान नीति का इतिहास। भारत में विज्ञान नीति का इतिहास। देश की पहली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कब आती है? 1958 में। देश की पहली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कब आती है? 1958 में। भारत में वाणिज्यिक उद्यम और वैज्ञानिक सोच की नींव कब रखी जाती है? तो 1958 में। अर्थात 1958 में पहली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम आता है या नीति आती है। और यह किसके द्वारा लाया गया था? उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। दूसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति आता है 1983 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर तीसरा का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 में आती है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया जाता है। इस तीसरी की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति थी, उसका उद्देश्य क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाना। 21 जय विज्ञान मिशन परियोजनाएं जारी रखी गई। अनुसंधान और विकास क्षेत्र में भारी निवेश GDP का 2% तक बढ़ाना था। 2010 से 20 को नवोन्मेष दशक घोषित किया गया। चौथी प्रौद्योगिकी नीति आती है 2013 में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार नीति, जो 2010 से 2020 के दशक को नवाचार का दशक बना। यह स्वीकारा गया कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बना रहना है तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी। आकांक्षाएं सभी वर्गों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाना। उसके बाद अनुसंधान विकास के लिए संरचना स्थापित करना। वर्ष 2020 तक भारत को विश्व की शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान दिलाना है। फिर आता है 5वें नंबर पे विज्ञान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष नीति, जो कि 2020 में आता है। भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परितंत्र को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना। इसमें महत्व प्रावधान क्या क्या थे? तो निर्णय वाले निकायों में 30% कम से कम महिला प्रतिनिधित्व हो और स्पाउसल बेनिफिट्स मिलेगा। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड LGBTQ+ समुदाय के वैज्ञानिकों को। और उसके बाद सामाजिक वित्त पोषित संस्थानों में विश्वविद्यालयों में डे केयर सेंटर बनेंगे, बुजुर्ग देखभाल केंद्र बनेंगे। विभाग या प्रयोगशाला में विवाहित युगल को एक साथ कार्य करने की सीमा को हटाया जाएगा। भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों के बीच तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर स्थिति प्राप्त करने में मदद करना शामिल है। उसके बाद आता है आपका 5 वर्ष में पूर्णकालिक समकक्ष शोधकर्ताओं की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सकल घरेलू व्यय एंड GERD पर निजी क्षेत्र के योगदान को दोगुना करने में सहायक एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना करना। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें 1958 की नीति, जिसे विज्ञान एवं इसके सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्धन को बढ़ावा देना। 1983 की बात करें प्रौद्योगिकी क्षमता व आत्मनिर्भरता हासिल करना। 2003 की जो नीति थी, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना। STIP 2020 को तैयार करने के लिए 4 परस्पर जुड़े हुए ट्रैक वाला सहभागी मॉडल परिकल्पित किया गया। ट्रैक वन क्या था? तो व्यापक जन एवं विशेषज्ञ परामर्श। और ट्रैक 2 था विषयगत समूह परामर्श। ट्रैक 3 था मंत्रालय एवं राज्य स्तर पर परामर्श। ट्रैक 4 था शीर्ष स्तर पर बहुहितधारक परामर्श। अब आता है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। इसकी स्थापना होती है नवंबर 1999 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में PM और मंत्रिमंडल को सलाह देना इसका कार्य होता है। 2018 से कैबिनेट सचिवालय के अधीन इसे रखा दिया गया है। अब आता है पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशाला एवं शोध संस्थानों की स्थापना की जाती है और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की जाती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के शोध कार्यों को बढ़ावा देता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को अपनाया गया। उसके बाद MKS पद्धति को अपनाया गया। शोध संस्थानों से प्राप्त शोध निष्कर्षों को राष्ट्रीय विकास के लिए समायोजित करना। पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 1958 में संसद में पारित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961-66 तक भारत के समकक्ष लक्ष्य था वह विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य अंतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के
क्षेत्रों को बांटें। शोध संस्थाओं को मजबूत करके उनकी क्षमता में विकास करना। विश्वविद्यालय में बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना, शोध कार्य को बढ़ावा देना। अब आता है उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में। तारापुर में पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन का संचालन शुरू हुआ। इसरो की स्थापना होती है। उसके बाद प्रौद्योगिकी विकास के अतिरिक्त रसायन उपकरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए गए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 74 से 79 तक चली थी। इसमें वैज्ञानिक से संबंधित क्या क्या साइंस एंड टेक से काम हुए थे? तो विज्ञान मंत्रालय से जुड़े शोध एवं कार्यों को कार्यान्वित करने के बजाय इस योजना में अलग अलग चर्चा करने के विचार पर बल दिया गया। कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक उपायों, डाई फार्मिंग तथा सहायक उपकरणों के विकास पर बल दिया गया। नवीकृत ऊर्जा क्षेत्र जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस तकनीक, पवन ऊर्जा भी प्रयास शुरू हुए। NISSAT राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना था 1980 से 85 के बीच में, जिसे वैज्ञानिक सोच को विकसित करना इसका लक्ष्य था। बुनियादी विज्ञान व तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारने पर बल देना। आधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए योजनाएं शुरू की गई। प्लाज्मा भौतिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि से संबंधित दूसरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई। नए विभागों का गठन किया गया। पर्यावरण विभाग की स्थापना की जाती है 1980 में। उसके बाद कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी 1981 में। डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट 1981 में। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की स्थापना 1982 में। 1981 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर कैबिनेट कमेटी का गठन होता है। 1982 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बनता है। 1981 में साइंस एडवाइजरी कमेटी बनती है। 1982 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड बनता है। 1982 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय परिषद बनता है। फिर आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में साइंस एंड टेक से क्या क्या कार्य हुए थे के लिए जो कब चला था? 85 से 90 तक। नए क्षेत्रों पर जोर दिया गया, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी एंड समुद्र विज्ञान पर जोर दिया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। खाद्य उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 97 में, जिसमें भारत में आर्थिक सुधारों का दौर था। नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दिया गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय सकल राशि का कुल 1.12% था। फिर आता है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 97 से 2002 तक चलती थी। जनसंख्या नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा जैसे मसलों पर ध्यान दिया गया। हरित पर्यावरण तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलती है, जिसमें मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आपदा के नियंत्रण, बचाव एवं अनुमान के लिए विकास प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक चलती है, जिसमें बुनियादी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकारी निजी भागीदारी के नवीन मॉडल विकसित करना। इस योजना के अंतर्गत स्थापित नवीन संस्थाएं राष्ट्रीय विज्ञान और अभियांत्रिकी बोर्ड था। उसके बाद नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली स्थापित की जाती है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रिजनरेटिव मेडिसन कहाँ स्थापित किया जाता है? बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स इसे कहाँ स्थापित किया जाता है? कल्याणी में। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन की स्थापना कब की जाती है? राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन की स्थापना 2000 में की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चली थी, तक के लिए बनाया गया था, जो कि 15 में खत्म हो जाता है। तो देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में समय में घरेलू उत्पाद का 2% खर्च करना है। इन खर्चों में निजी क्षेत्र की भागीदारी 50% तक सुनिश्चित करना। और जनवरी 2013 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी नीति को प्रस्तुत की गई। और उसके बाद पुरुष महिला समानता को प्रोत्साहन दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर कार्यनीति के साथ विकास करना इससे संबंधित था। अब हम लोग अगले चैप्टर चलते हैं, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और भारतीयों की उपलब्धियों के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए।